स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में 6 सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में भी उनके पास में डीएससी का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पूरा नेम है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर आप सभी के पास में टॉपिक्स हैं, आपके पास में सब्जेक्ट है, तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के एग्जाम के लिए, और ये पर्यावरण से रिलेट करती हुई यूनिट आप सभी को पता है ये आ ही रही है और उसमें ये पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर 1997, कब 1 दिसंबर 1997 को ये सम्मेलन शुरू होता है क्योटो प्रोटोकॉल का, और कब तक चलता है 11 दिसंबर, यानी लगभग 10 से 11 दिन लगभग आप देखेंगे इसमें, जिसमें 160 से अधिक देशों ने, कहाँ पर, जापान के एक शहर जिसका नाम है क्योटो, वहाँ पर एकत्रित हुए और विश्व स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको कम करने की बात करी इन्होंने। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात इसलिए करी ताकि इससे पर्यावरण को संतुलन में लाया जा सके। विश्व की जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, जो विश्व का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको कम किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप सभी के लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का है, आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सारी की सारी आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए 1992 में थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। 1992 में क्या हुआ, जलवायु से संबंधित एक समझौता हुआ था, इसे रियो सम्मेलन कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सतत पोषणीय विकास वाली में, जिसमें 1992 में रियो में एक सम्मेलन हुआ। उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसके बाद में हर 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, एक एनवायरनमेंट सबमिट करवाता है। उस एनवायरनमेंट सबमिट के अंदर ये चेक किया जाता है कि हम पिछले पुराने लक्ष्यों को कहाँ तक कारगर ढंग से पा सके या नहीं पा सके। तो यही बात सोचकर क्या हुआ कि आगे चल के 5 साल बाद 1992 के बाद में 1997 में क्योटो, जापान का एक शहर है, वहाँ पर एक पर्यावरण का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 1990 के दशक में या 1990 के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसकी कमी करने की बात इसके अंदर हुई थी। 1990 के 100 स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखते हैं कि 1990 की कंपैरिजन कर रहा है। 1990 की तुलना में 2008 से लेकर 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो 7% बढ़ गया और ग्रीन हाउस गैसों की कमी लाने की बात हुई थी। इसीलिए क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अनुच्छेद 28 में रूस समेत 155 देशों में यह बात प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है, परंतु भारत और चीन जैसे देशों को, विकासशील देशों को जिन्होंने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है, उन्हें इस पर छूट दी गई थी। और ये लिमिटेड एक दायरा तय कर दिया गया है कि जिसके अंतर्गत कि कौन देश कितने परसेंट परमाणु का कौन देश कितने परसेंट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकता है, कितने परसेंट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। ठीक है, होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रोटोकॉल में ऐसी व्यवस्था तैयार की गई जो कि मानव की आकांक्षाओं को पूरी कर सके, यानी मानव भी पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। इसके लिए यह 3 प्रोटोकॉल की अव्यवस्था है, यानी इससे पहले अनुच्छेद 5 के अनुसार पर्यावरण में कठिनाइयाँ और ऑक्साइड को समाप्त करने के लिए परियोजना बनाई जाए। 3 बातें इसके अंदर थी। सबसे पहले पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 उसको नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी बात, स्वच्छ पर्यावरण विकास का व्यवस्था किया जाए, सबके लिए स्वच्छ पर्यावरण व्यवस्था की बात की जाए। और अनुच्छेद 12 के अनुसार वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे, ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, इसके लिए बात हुई। और अनुच्छेद 17 के अनुसार ये निर्धारित किया गया कि कौन सा देश कितने परसेंट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकता है, कितने नहीं कर सकता, कौन सा देश करेगा कौन सा नहीं। इस सम्मेलन के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि यूरोपीय संघ और अमेरिका, जापान पर लगभग अगर हम देखें तो सबसे पहले यूरोपीय संघ का नाम आए तो सबसे पहले यूरोपीय संघ पे 8%, इसके बाद अमेरिका पे 7% और जापान पे 6%। इतने परसेंट जो है ग्रीन हाउस गैसों के इन पे कटौती की जाएगी कि भाई इतनी गैसों का उत्सर्जन मत करो, क्योंकि आपकी वजह से पर्यावरण ज़्यादा जो है वो खतरे में आ रहा है। क्योंकि इन्होंने इन पूरी जगहों पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था और इन जगहों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो है ये सभी देश जो है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। तो उत्सर्जन कम करें इसके लिए। और इसके अलावा 21 देश ऐसे थे जिन्हें इस बाध्यकारी लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया था। इसके अलावा भी थे
उनके लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए थे। इन लक्ष्यों को 2008 और 2012 की अवधि में प्राप्त करने की बात हुई थी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। इसमें क्या किया गया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस कारण से उसे समान अव्यवस्था लागू नहीं होगी, जिस कारण से उस पर समान जो है अव्यवस्था लागू नहीं होगी, क्योंकि भारत जैसा देश जो है उसके अंदर लगभग हम देखें प्रति व्यक्ति 809, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि भारत जैसे कई देश ऐसे हैं जो जिन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ही नहीं पहुंचाया, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए ये बात यहाँ पर कह रही है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो है वो 803 टन क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है पर ईयर के हिसाब से। और वहीं अमेरिका के अंदर बात करें तो एक व्यक्ति जो है 5228 प्रति व्यक्ति गैस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। तो भारत में तो 1000 भी नहीं है, यहाँ पर 5000 है। तो इसीलिए जो देश ज़्यादा कर रहे हैं उन देशों पे उत्सर्जन के लिए क्या किया गया है, रोक लगाया गया है। इसके अलावा परंतु अमेरिका सहित विकसित देशों में अपने ऊपर बाध्यकारी प्रतिबंध पर 5% से ज़्यादा नहीं लेना चाहते थे। उनका कहना था कि भैया अगर हम ग्रीन हाउस गैसों को कम भी करेंगे तो सिर्फ 5% करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा तनावपूर्ण भी रहा था और इसके अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के आ जाते हैं। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और भी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आप डाल सकते हो, मैं उसके बारे में बता दूँ। तो इसके अंदर पहले आप जो है ग्रीन हाउस गैसों का एक्सप्लेन करेंगे। जो भूमंडलीय तापन को मैंने बताया, भूमंडलीय तापन वाली वीडियोस में जिसमें मैंने बताया था आपको कि विश्व का तापमान बढ़ क्यों रहा है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है वो है CFC जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम CO2 बोलते हैं, मीथेन गैस है, उन सभी के प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है इससे विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और विश्व के तापमान के बढ़ने से अनेक तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अनेक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसके अंदर मानव के स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर और जीव जंतु पर, इन सब पर प्रभाव दिख रहा है। मौसम पर प्रभाव दिख रहा है, मौसम का जो चक्कर है वो बिगड़ रहा है, मौसम में बेमौसम बारिश हो जाती है, ठंड का जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है। अगर इसके अलावा हम बात करें जीव जंतु या फिर अन्य संरचनाओं पर, तो पहाड़ों पर जो स्टोर वाटर है ग्लेशियर के रूप में वो पिघल रहा है, वो आपको याद रखना है। ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बीमारियां हो रही है, अलग अलग तरह की स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। ज़मीन की जो फर्टिलिटी रेट है वो कमज़ोर होती जा रही है, बालों का सफ़ेद होना, बच्चों का कमज़ोर होना, हाइट ज़्यादा ना बढ़ पाना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम के कारण हम देखते हैं जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये कई हद तक क्योटो प्रोटोकॉल कई हद तक जो है ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्पादन है, इसके उत्सर्जन है, इसके रिलेट करते हुए ही इसीलिए इसको बनाया गया था कि ताकि जो ग्रीन हाउस गैस है कम बना सके। और जो जगह पर जिन देशों पे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से, देखो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर के अंदर AC लगाएंगे तो उस ठंडी हवा दूसरी जगह नहीं जाएगी, लेकिन AC हम घर के अंदर ठंडा करने के लिए लगाते तो हैं, पानी हम ठंडा पीते होते हैं, लेकिन उससे जो गैसें रिलीज होती है ना AC फ्रिज से, वो CFC गैसें होती है और वो क्या करते हैं बाहर के तापमान को गर्म कर देती है। कभी AC के पीछे खड़े होना आपको इस बात का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो इसके अंदर हम यही देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि ये तापमान को गर्म कर रही है, तापमान। और ये पर्यावरण जो है वो स्वतंत्र है। माना कि अमेरिका इतना ज़्यादा पर्यावरण कर रहा, नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को, लेकिन हो सकता है उसका पड़ोसी देश नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन हवा जो है जब भी दूषित हवा होगी वो उधर से उस तरफ बहेगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमें देखने को इसके अंदर समझने को मिलेगा। हम यही चीज़ इसके अंदर अच्छे से समझते हैं कि भाई पर्यावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक देश के एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से ही हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा, एक साथ से जुड़ के ही। तो जिन देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है उन देशों की जो जिम्मेदारी भी है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा आप सभी के स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, अगर आप लोग अपनी कोई भी क्वेरी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक्स दिए गए, अगर आप लोग उन लिंक्स को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।